अस्सलाम वालेकुम तमाम ख़वातीन व हज़रात और मेरे अज़ीज़ तलबा व तलबात। आज फरवरी की 3 तारीख़ है और जुमरात का दिन है। आज का ये लेक्चर उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो इस टाइम ISSB के लिए अपीयर होंगे, इनिशियल टेस्ट जिनका पास है और अगले नेक्स्ट मरले में पहुँच गए हैं ISSB में, इंटर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में, और तैयारी कर रहे हैं और वेट कर रहे हैं अपने लेटर का। इंशाल्लाह बहुत जल्द वो पहुँच जाएंगे वहाँ पे। महीना या 1.5 माह मैक्सिमम होता है, ये बहुत ज़्यादा दूर हो जाएगा, 2 माह में डेट आ जाती है अगर नेक्स्ट कोर्स में उन्होंने आपको नहीं डाला तो। अदरवाइज़ अब कितना हो गया, महीना हो गया 22 दिन। आपके कितने हो गए हैं? 1 माह 10 दिन। एक बच्ची उसकी डेट आ गई है जो इधर तैयारी कर रही LCC वाली, उसकी डेट आ चुकी है। इस तरह यानी कि जो बच्चे इनिशियल टेस्ट पास कर जाते हैं कम से कम 15 दिन होते हैं और मैक्सिमम 2 माह होते हैं अगर उसी कोर्स के लिए अपीयर हो रहे हैं, अगर आपको बुला लेते हैं। नहीं तो नेक्स्ट कोर्स में फिर वो आपको पेंडिंग करके डाल देते हैं। तो इसलिए अभी से आप तैयारी करें, दिन बहुत थोड़े हैं। ये इस पर रहना कि कल मैं करूँगा, कल करूँगा, कल नहीं आएगा। फिर जो करना है आपने आज काम आज ही करना है। तो आज जो सबसे अहम टेस्ट है मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट, मैट जिसे कहते हैं, तो उसके लिए सर आमिर जो है अभी लेक्चर देंगे आपको। तो इंशाल्लाह इस लेक्चर को आप सुनिएगा और अच्छा लगे तो फिर आपने कोई अच्छा सा कमेंट करना है। जी आमिर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में लेक्चर है, जो कि किसी दौर में या कुछ दिन पहले तक ISSB में स्क्रीनिंग आउट टेस्ट भी काउंट किया जाता था। मतलब ये है कि जब आप पहले दिन ISSB के लिए जाते हैं तो उस वक्त आपके कुछ इवेंट्स होते हैं, लाइक आपको रूम वगैरह अलॉट होते हैं, आपको चेस्ट नंबर मिलता है, डिप्टी प्रेसिडेंट के साथ आपका इंट्रोडक्शन होता है। इस तरह के इवेंट्स के बाद आपका एक स्क्रीनिंग आउट टेस्ट होता था, जिसमें अगेन आपसे इंटेलिजेंस और एक ये टेस्ट है मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट, ये दोबारा लिया जाता था। और जो बच्चे इस टेस्ट को, इन दोनों को, इंटेलिजेंस और मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट को पास कर देते थे, उनको बाकी 3 दिन वहाँ रहने की इजाज़त दी जाती है। और जो बच्चे पास नहीं कर सकते उनको उसी दिन वापस भेज दिया जाता था। चंद दिन पहले तक ये ISSB का रूल था, लेकिन अब पता नहीं किस वजह से, ये जो भी है उनकी अपनी दानिस्त है, उन्होंने क्या किया है, इसको अब स्क्रीनिंग आउट टेस्ट नहीं कहा जा सकता, लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि बहुत ज़्यादा, इतना तो इम्पोर्टेंट है कि पहले इसको स्क्रीन आउट कर दिया जाता था। अब अगर उन्होंने इतनी इजाज़त दी है कि आप लोगों को घर नहीं भेजेंगे, लेकिन फिर भी इसकी वेटेज बहुत ज़्यादा है आपके ISSB की रिकमेंडेशन में। ये आपको रिकमेंड करवाने में, नॉट रिकमेंड करवाने में बहुत ज़्यादा मैटर कर सकता है। अब इसके लिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जिनके बारे में पता होना चाहिए, और जो सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है वो आपकी कॉमन सेंस। इस टेस्ट में जो 99% चीज़ मैटर कर रही है वो आपकी कॉमन सेंस है। बाकी इंटेलिजेंस में मैं आपको 90% कहता होता हूँ, लेकिन ये टेस्ट में जो 99% चीज़ मैटर कर रही है वो है आपकी कॉमन सेंस, कि आप चीज़ों को किस वे में देखते हैं और कितनी जल्दी उनको समझते हैं। कोई भी चीज़ आपके सामने दी जाती है तो आप उसको कितनी जल्दी समझते हैं, और फिर आपका ज़ाविया नज़र क्या है, आप उसको किस एंगल से देखते हैं और क्या करते हैं, उस वक्त वो चीज़ मैटर करती है। उसके बाद हमारे पास कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो बहुत ज़्यादा बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, कोई मुश्किल नहीं है उनमें, वो चीज़ भी मैटर करती है कि उनके बारे में भी आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, थोड़ा सा उनके बारे में भी आपको पता होना लाजमी है। हम उन कॉन्सेप्ट्स को भी देखेंगे जो कि बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं आपके, उनको हम थोड़ा सा रिमाइंड करेंगे, रिफ्रेश करेंगे आपके माइंड के अंदर। और दूसरा, हम इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस भी करेंगे प्रोजेक्टर पे। कुछ सैम्पल क्वेश्चन मैं साथ लेके आया हूँ जो मैं आप लोगों से सॉल्व करवाऊँगा, खुद सॉल्व करेंगे, मिल के सॉल्व करेंगे, इंशाल्लाह मज़ा आएगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जिसका सबसे पहला विद द बेसिक कॉन्सेप्ट है वो है हमारे पास क्लॉक वाइज डायरेक्शन। क्या कॉन्सेप्ट है हमारे पास? क्लॉक वाइज डायरेक्शन
वो क्या करता है, कुछ हमारे पास गियर्स होंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि क्लॉक वाइज डायरेक्शन कहते हैं किसको। क्लॉक कहते हैं घड़ी को, वाइज कहते हैं की तरह, डायरेक्शन कहते हैं समत को। ठीक है, अब क्लॉक वाइज डायरेक्शन का मतलब ये है कि जिस तरह घड़ी की सुइयां हमारे पास मूव करती हैं, अगर कोई जिस्म उस तरह मूव कर रहा है तो उसको हम बोलेंगे इसकी जो डायरेक्शन है, इसकी जो हरकत है, इसकी जो समत है वो क्या है, क्लॉक वाइज। ठीक हो गया। अब होता कुछ यूं है कि वो आपके पास एक दो गियर बना देगा, एक इधर, दूसरा उसके साथ, तीसरा उसके साथ, और वो क्या करेगा, कहेगा कि उनको नाम दे देगा, एक ए होगा, दूसरा बी होगा, तीसरा सी होगा, और वो हमसे पूछेगा, फर्ज कर लें ये गियर अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है और जो दूसरा है वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा और जो तीसरा है वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा, या फिर दो की डायरेक्शन बता के एक के बारे में वो आपसे पूछ लेगा कि वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा। इसका कॉन्सेप्ट हमारे पास यहाँ तक था क्लॉकवाइज डायरेक्शन का। दूसरा कॉन्सेप्ट जो हमारे पास है वो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसको एंटी भी बोलते हैं, एंटी भी बोलते हैं, आपका जो दिल करे बोले। ठीक है, वो कौन सा है हमारे पास, एंटी का क्या मतलब होता है, उलट। ठीक है ना। अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन के जो उलट डायरेक्शन होती है हमारे पास, उसको हम क्या बोल रहे हैं, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। मतलब घड़ी इस तरह अगर मूव करती है तो इसके उलट जो मूवमेंट होगी उसको हम क्या बोलेंगे, ये एंटी क्लॉकवाइज। ठीक हो गया, यहाँ तक कोई मसला। तीसरा हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है ये इंटेलिजेंस का भी है और ये मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट का भी है। इसको बड़े तवज्जो के साथ समझिएगा। तीसरा कॉन्सेप्ट है हमारे पास मिरर इमेज। क्या कॉन्सेप्ट है, मिरर इमेज। होता क्या है, हम ज़ाहिरी तौर पर अगर किसी शख्स को देखें या अपने आप को देखें तो एक अलग सीन होता है, लेकिन अगर हम अपने आप को मिरर में देखें तो हमें इमेज कुछ अलग तरीके से मिलता है। मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पे कोई लिखी हुई इबारत मैं इमेज को उसका इमेज देखता हूँ मिरर में तो वो मुझे कुछ और तरीके से नजर आता है। ऐसा होता है नहीं होता। ठीक है, अब हमने ये देखना है कि जब हम किसी इमेज को मिरर के अंदर देखते हैं, या फर्ज कर लें मैं मिरर के सामने खड़ा हूं और मैं अपना ये लेफ्ट हैंड रेज करता हूं तो मिरर में जो मेरे सामने रेज उठेगा वो राइट हैंड होगा। समझ रहे हैं ना। तो इस तरह कैसे मिरर में इमेज बनती है, और अगर वो हमसे पूछ ले कि ये हमारे पास ए लिखा हुआ है, बताएं इसकी मिरर में कैसे इमेज होगी, तो मेरी एक बात याद रखिए, जब हम मिरर में किसी इमेज को देखते हैं तो आजा बच्चे, तो मिरर में क्या होता है, मिरर में हमारे पास चीजें, कुछ इमेज हमें कुछ इस तरह से मिलता है। वो कैसे, ये हमारे पास अगर ए लिखा हुआ है, इसकी ये जो साइड है ना, ये इस साइड पे मूव हो जाती है। मतलब जिस तरह हम कॉपी का पेज उलट देते हैं ना, क्या करते हैं, कॉपी, मेरे पास ये किताब है, अब किताब को मैंने यहाँ पर रखा है, यूं समझ लें मैंने इसको कहाँ पे रखा है, यहाँ पे, और यहाँ पे मैं इसको इस तरह मूव करवा देता हूँ। समझ लें मेरी बात को। तो इमेज हमारे पास जो मिरर में बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, मतलब ए का ये वाला हिस्सा इधर आ जाएगा और ये वाला उधर चला जाएगा। हम इस ए को इस तरह कर देंगे। ठीक हो गया। अगर बी को हम देखें तो बी का इमेज हमारे पास मिरर में कुछ ऐसा बनेगा। समझ रहे मेरी बात को। क्यों, मैंने क्या किया, बी को यहां से उलट कर यहां कर, ये मैं मिरर इमेज की बात कर रहा हूं। अगर मैं सी को देखूं तो सी अगर मेरे पास नॉर्मल ऐसे है तो मेरे पास मिरर में कैसे आएगा, ऐसे बन जाएगा। समझ आ गई। और अगर मैं डी को देखूं तो डी मेरे पास सिंपल में तो ऐसे होता है, लेकिन मिरर में कैसे आएगा, ऐसे आ जाएगा। अब तमाम अल्फाबेट्स जो होते हैं वो सारे इसी तरतीब के साथ मिरर इमेज में चेंज हो जाते हैं। अगर मैं ए को मिरर में देखूं, बी को मिरर में देखूं तो ऐसा नजर आएगा, सी को देखूं तो ऐसा नजर आएगा, डी को देखूं तो ऐसा नजर आएगा। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं लेटर जो चेंज नहीं होते मिरर में, लाइक टी है हमारे पास, वो नहीं चेंज होता, ओ है हमारे पास, वो नहीं चेंज होता, आई है हमारे पास, वो नहीं चेंज होता। आ जाए, ठीक है। तो हमारे पास कुछ ऐसे लेटर्स हैं जो मिरर में भी सेम रहते हैं और सिंपल में भी सेम रहते हैं। वाई चेंज होगा जी, वाई भी नहीं चेंज होगा, सेम ही रहेगा। वाई चेंज होगा, सॉरी, वाई इस तरह हो जाएगा, ठीक है ना, इस तरह हो जाएगा।
मतलब इसकी ये लाइन इधर आ जाएगी और ये इधर आ जाएगी, ठीक है ना। अच्छा, अब ये तो था हमारे पास मिरर इमेज, ये मैं आपको प्रेजेंटेशन में सारे दिखाऊंगा कि ये कैसे हमारे पास चेंज होते हैं, एक एक लेटर को हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो तीसरा कंसेप्ट है हमारे पास मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट का, वो है जी वाटर इमेज। क्या है जी? वाटर इमेज। अब वो क्या चक्कर है, होता कुछ यूं है कि जिस तरह हमारे पास मिरर में चीजें हमें अलग तरीके से नजर आती हैं, इमेज हमें चेंज मिलता है, इसी तरह वाटर के अंदर अगर हम इमेज को देखें तो वहां पे भी हमें कुछ तब्दीली नजर आती है, इमेज उल्टे नजर आता है, ठीक है ना। अब हम देखेंगे कि वाटर में चीजें कैसे चेंज आउट होती हैं। मिरर में तो हमने देखा कि जिस तरह हम कॉपी का पेज पलट देते हैं ना, इस तरह सारी की सारी इमेज क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। बी को हमने ऐसे पलटा, सी को भी ऐसे, डी को भी, सबको हमने ऐसे पलटा। लेकिन वाटर इमेज में क्या चक्कर होता है? वाटर इमेज में हमारे पास ये चक्कर चलता है, सिंपल सी बात है, जहां हमने लेफ्ट टू राइट मूव करवाया है वहां हम क्या करेंगे, ऊपर से नीचे इसको मूव करवा देंगे। मतलब ये जो ए का ये वाला हिस्सा है ये नीचे आ जाएगा और ये जो इसका ये वाला हिस्सा है ये ऊपर चला जाएगा। मतलब हमारे पास कुछ इस तरह से ए नजर आएगा वाटर। बी हमारे पास क्या होगा, बी हमारे पास इस तरह हो जाएगा, ये जिसको मोटा हिस्सा है वो ऊपर चला जाएगा और छोटा हिस्सा क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। मतलब ऐसे ये मूव कर, मैंने आपको किताब पहले दिखाई है, फर्ज कर लें ये बुक है ना, ऐसे है, ये क्या हो जाएगी, ये ऐसे हो जाएगी, ठीक है। इसका ऊपर वाला हिस्सा क्या आ जाएगा, नीचे, और नीचे वाला क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। अच्छा, अब सी को देख लें तो सी क्या करेगा, सेम रहेगा वाटर इमेज में। डी को देखें तो डी भी हमारे पास क्या होगा, इसका ये जो नीचे वाला हिस्सा है ये थोड़ा ज्यादा मतलब मोटा हो जाएगा और ऊपर क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। और अगर टी को देखें तो टी हमारे पास इस तरह बन जाएगा, ओ हर में सेम रहता है, आई इस तरह बन जाएगा, वाई हमारे पास इस तरह बन जाएगा। ये हमारे पास किसकी मिसालें हैं, वाटर इमेज की, कि वाटर के अंदर इमेज कैसे चेंज हो रही है, ऊपर से नीचे मूव कर रही है। मिरर के अंदर कैसे चेंज हो रही है, लेफ्ट टू राइट मूव कर रही है। यहां तक कोई मसला? अच्छा, अब इस कॉन्सेप्ट के बाद हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट आता है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसको तवज्जो के साथ सुनिएगा, और वो है हमारे पास लीवर बैलेंस। क्या नाम है उसका, लीवर बैलेंस, ठीक है। अब लीवर बैलेंस हम किसको बोलते हैं और इसका क्या कॉन्सेप्ट है और इसको हमने सॉल्व कैसे करना है वो हम देखते हैं। होता कुछ यूँ है कि इस तरह की एक स्ट्रिप हमें दे दी जाती है और उसके ऊपर एक रॉड रख दिया जाता है इस तरह, ठीक है। अब यूँ समझ लें ये मेरे पास इसके ऊपर एक लकड़ी रखी हुई है, लकड़ी का एक लंबा सा फट्टा ये रॉड रखा हुआ है। अब वो क्या करता है, यहाँ तक जो हमारे पास ये जो शक्ल बन गई है ना, इसको बोलते हैं लीवर बैलेंस। क्या बोलते हैं, लीवर बैलेंस। मैंने क्या किया, इस तरह की एक शक्ल बनाई, उसके ऊपर एक रॉड रख दिया, इसको अगर ये दोनों साइडों से बराबर खड़ा है तो मैं इसको बोलूँगा ये शक्ल जो यहाँ तक मेरे पास बनी है इसका नाम है लीवर बैलेंस, ठीक है। अब हमारे पास इसका क्वेश्चन का मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट में क्या चक्कर है और वहाँ पे इसका क्या कारनामा है और ये वहाँ पे क्या गुल खिलाएगा, वो कुछ यूँ है। वो क्या करेगा, यहाँ पे एक वज़न रख देगा, फर्ज कर लें 10 किलोग्राम, कितना जी, 10 किलोग्राम, और दूसरा वज़न वो यहाँ पे रख देगा 20 किलोग्राम, ठीक है। और वो कहेगा कि ये जो 10 किलोग्राम मैंने रखा है ये इसका इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जो फासला है वो 5 मीटर है। कितना है, 5 मीटर है। और वो हमें ये नहीं बताता कि हमने ये दूसरा जिस्म कितने फासले पर रखा हुआ। वो कहता है कि लीवर हमारे पास बैलेंस खड़ा हुआ है, लीवर क्या है, बैलेंस खड़ा हुआ है, मुझे ये बताएं। या फिर वो कहता है कि एक 10 किलोग्राम का वजन मैंने इस साइड पर रखा और वो इसके सेंटर पॉइंट से कितने फासले पर है, 5 मीटर के फासले पर है, तो दूसरा जिस्म मैं उस रॉड की कितने सफर के बाद, कितने डिस्टेंस के बाद रखूं कि ये रॉड बैलेंस शक्ल में खड़ा है, ये रॉड क्या करे, बैलेंस होके खड़ा रहे। दोबारा क्या बोला, मैं बताता हूं। वो क्या करता है कि ये हमारे पास एक रॉड है, इसके ऊपर ये स्ट्रिप, मतलब स्ट्रिप के ऊपर हमने रॉड रख दिया।
अब क्या करता है कि वो 10 किलोग्राम का वजन एक साइड पे रखता है और हमें बताता है कि उसका मरकज से लेकर जिस जगह पे हमने वो वजन रखा हुआ है वो फासला 5 मीटर है। लाजमी नहीं मीटर में हो, सेंटीमीटर में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मिसाल के लिए आपको समझा रहा हूं। वो क्या कहता है, ये क्या है, 5 मीटर है। अब वो ये कहता है कि दूसरी साइड पर हमने जो वजन रखना है वो 20 किलोग्राम है। कितना है, 20 किलोग्राम है। हमें ये बताइए कि इस लीवर को बैलेंस रखने के लिए ना तो ये नीचे हो, क्या हो, तराजू की शक्ल में होता है ना, ये ना तो ये नीचे हो और ना ये इधर से ऊपर हो, बल्कि क्या रहे, ये बराबर रहे। तो हमें इस 20 किलोग्राम वजन को कितने फासले पर रखना चाहिए, हम इस 20 किलोग्राम को इस मरकज से कितना दूर रखें, क्योंकि पता है क्या होगा, जब इसको हम यहां पे रखेंगे तो इसको ये ज्यादा फोर्स एग्जर्ट करेगा, अगर हम इसको ज्यादा नजदीक रखेंगे तो ये कम फोर्स एग्जर्ट करेगा। फर्क होगा या नहीं होगा, ठीक है ना। तो वो कहता है कि हम इसको कितने डिस्टेंस पर रखें कि हमारे पास ये लीवर क्या रहे, बैलेंस रहे, या फिर वो चेंज कर लेता है क्वेश्चन, वो ये नहीं बताता। वो कहता है कि हमने क्या किया, एक वजन लिया 10 किलोग्राम का, उसको हमने मरकज से 5 मीटर की दूरी पर रखा। दूसरा वजन हमने रखा हुआ है जी 10 मीटर की दूरी पे, कितना, 10 मीटर की दूरी पे रखा हुआ है। बताइए वो वजन कितना है कि लीवर है, बैलेंस है हमारे पास 10 किलो की नहीं, कम हो। समझ रहे मेरी बात को, क्यों, क्योंकि इधर हमारे पास ये, मैं आपको एक फार्मूला बताऊंगा, आप उसमें वैल्यू पुट करेंगे, फौरन आपके पास जवाब इसका आ जाएगा। लेकिन यहां तक मेरी बात को समझ गए कि वो पूछना क्या चाहता है और उसकी कॉन्सेप्ट क्या है इसके पीछे, कि वो क्या करेगा, हमसे ये पूछेगा कि हमने इस जगह पे कितना वजन रखना है, 10 मीटर की दूरी पे रखना है। बताइए वो कितना वजन हो कि ये हमारे पास क्या हो जाए, बराबर हो जाए। अब देखें हमने क्या करना है, अपनी आसानी के लिए, अपनी सहूलत के लिए क्या करना है, हमने इसको नाम दे देना है, ये हमारे पास W1 है, मतलब ये वेट 1 है, ठीक है। और ये जो हमारे पास फासला है ये हमारे पास क्या है, D1 है, मतलब डिस्टेंस 1 है। क्योंकि इधर भी मैंने नाम देने हैं तो इन दोनों में फर्क करने के लिए मैं साथ 1 1 लिख रहा हूं, ठीक है ना। अब यहां पे जो हमने वजन रखना है वो वजन कौन सा होगा, वेट 2 होगा। और ये जो मरकज से लेकर इसका जो फासला है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास डिस्टेंस 2 है। क्या है वो, डिस्टेंस 2 है। यहां तक कोई मसला, अच्छा। अब क्या होता है, अब वो ये कहता है कि हमने क्या करना है, इसको फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करते हैं, एक फार्मूला यूज करते हैं। वो फार्मूला क्या है, वो है हमारे पास W1 D1 इज इक्वल टू W2 D2। ये हमारे पास फार्मूला है, समझ आ गई यहां तक, ये फार्मूला है हमारे पास। ये फार्मूला हमें बताएगा कि हमने यहां पे कितना वजन रखना है, ये फार्मूला हमें बताएगा कि हमने यहां मरकज से लेकर कितना फासला रखना है, ये फार्मूला हमें बताएगा कि इस साइड पे लीवर को बैलेंस रखने के लिए कितना वजन रखना है, यही फार्मूला हमें बताएगा कि हमने यहां से लेकर यहां तक कितना डिस्टेंस रखना है। वो कैसे, हमारे पास 3 चीजों की वैल्यू वो हमेशा देगा, क्या करेगा, 3 चीजों की वैल्यू वो हमेशा देगा और एक की वैल्यू वो हमसे पूछेगा। हमने क्या करना है, वो 3 वैल्यू इस फार्मूले में पुट करके एक की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। वो कैसे, हमें W1 पता है कि हमारे पास कितना है, 10 किलोग्राम है, ऐसे ही है, हमने W1 की जगह पे क्या लिखना है, 10 किलोग्राम लिखना है। उसके बाद हमें D1 पता है, वो कितना है हमारे पास, 5 मीटर है, हम D1 की जगह पे क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे। उसके बाद हमें W2 नहीं पता तो हम W2 वैसे का वैसा लिखेंगे। हमें D2 पता है कि वो कितने फासले पर उसने रखा हुआ है, 10 मीटर के फासले पर, तो हम क्या करेंगे, यहां पे क्या लिख देंगे, 10 मीटर लिख देंगे, ठीक है। अब हमने W2 चूंकि मालूम करना है, ये 10 W के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो बराबर की दूसरी साइड पर 10 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। W2 बराबर की इसी साइड पर रहेगा हमारे पास, और क्या हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाई बाय 5, और ये हमारे पास 10 आ गया, ये 0 0 के साथ कैंसल हो गई, और W2 का वेट हमारे पास कितना होगा, 5। समझ आ गई बात, सबको आ गई। फर्ज कर लें वो हमसे वजन नहीं पूछता, वो हमसे वेट डिस्टेंस 2 पूछ लेता है, फिर हमने क्या करना है, जो हमें वजन उसने बताया होना है वो हमने W2 में पुट कर देना है, और D2 को इसी साइड पे रख के W को उस साइड पे जाके हमने क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, और उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना। यहां तक कोई मसला, अच्छा।
उसके बाद हमारे पास एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है। अगर कोई बच्चा चाहता है मैं इसको रिपीट करूं तो मैं कर देता हूं। समझ आ गई? यस सर अगर मैं एक साइड पे रखे हूँ, दो मतलब रखे हूँ, वेट रखे हूँ जी, और एक साइड पे एक वेट रखा हूँ, आपने उन दोनों को ऐड कर लेना है। जो एक साइड पे दो रखे हुए हैं ना, उन दोनों को ऐड करके आपने कहना है, अगर वो एक 10 का है, एक 5 किलोग्राम का, आपने W1 या उसको जो भी नाम देना है उसको आपने 15 किलोग्राम कर लेना। सर फासले पड़े हों थोड़े, मतलब के साइड पे क्या हो? तब एक 78 किलो का एक पर फासले पर थोड़ा सा आगे मतलब फिर पड़ा। वही फॉर्मूला लगेगा। यही फार्मूला लगेगा ना, आप उनको ऐड करें जी, और जो जिस जगह पे दूसरा वजन पड़ा होगा ना वो उसका डिस्टेंस आप काउंट करें, पहले वाले को नहीं देखेंगे। फर्ज कर लें ये रॉड है ना, जी, एक उसने यहाँ पे वजन रखा हुआ है, दूसरा यहाँ पे रखा हुआ है, तो वो आपका डिस्टेंस इसका बताएगा आपको। तो आपने क्या करना है, ये 5 और ये 10 टोटल हमारे पास कितना बन रहा है? 15। और आपने डिस्टेंस देखना है यहाँ तक जितना बन रहा है वो हमारे पास कितना है? 10 मीटर। तो आपने 10 मीटर को काउंट करना है। ओके, सबसे लास्ट वाला जो होगा। हाँ, जो लास्ट वाला होगा, जो ज्यादा दूर पे होगा उसका हमने काउंट करना है, ये हमेशा याद रखें। ओके ओके, प्रैक्टिस में हम देखते हैं इसको। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास छठा कॉन्सेप्ट, वो है जी पुल्ली। क्या कॉन्सेप्ट है? अब पुल्ली क्या चीज होती है? पुल्ली दरअसल हमारे पास एक ऐसी सादा डिवाइस है, एक ऐसी हैंडमेड डिवाइस समझ लें, ऐसी है जो क्या करती है, बहुत भारी इज्साम को या बहुत वजनी चीजों को जमीन से बुलंदी तक पहुंचाने के लिए काम आती है। समझ रहे हैं मेरी बात को? हम क्या करते हैं, इसके जरिए बहुत भारी और वजनी अशिया को आसानी के साथ जमीन से ऊपर क्या कर सकते हैं, पहुंचा सकते हैं। वो कुछ इस तरह से होती है, ये हमारे पास इस तरह से हो ऐसे, और इसके ऊपर एक स्ट्रिप होती है, रस्सी जो इसके ऊपर से गुजर रही होती है। हम क्या करते हैं, एक साइड के साथ इसके साथ हम वजन को क्या करते हैं, बांध देते हैं, ठीक है, और दूसरी साइड पे हम क्या करते हैं, फोर्स एक्सर्ट करते हैं। क्या करते हैं? फोर्स एक्सर्ट करते हैं। और जब हम यहाँ पे जोर लगाएंगे तो ये वजन क्या करेगा, ऊपर मूव करेगा। फर्ज कर लें हम इसको यहाँ पर पहुँचाना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहुँचाने के बाद इसको यहाँ से उतार लेंगे। ये इसका काम है, ये इसका फंक्शन है जिसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। अब इसका हमारे टेस्ट में क्या चक्कर है वो हम देखते हैं। वो क्या करता है, वो हमसे ये पूछता है कि एक 10 किलोग्राम का वजन है और आपने उसके ऊपर फोर्स लगानी है, बताएं हम यहाँ पे, वो ना यहाँ पे हमेशा न्यूटन में वजन देगा, क्योंकि वजन का यूनिट क्या है हमारे पास, न्यूटन होता है। समझ रहे हैं ना? लेकिन यहाँ पे मैं किलोग्राम यूज कर रहा हूँ। जब वो पुल्ली की बात करेगा तो दोनों साइड पे न्यूटन ही बताएगा। अगर वो न्यूटन नहीं भी बताता तो आपने न्यूटन ही माइंड में रखना है, ये नहीं करना कि ये तो किलोग्राम है और ये न्यूटन है तो मैं इसको कैसे सॉल्व करूँ। ठीक है, ये चीज आपने देखनी नहीं, वो आपकी सिर्फ कॉमन सेंस चेक कर रहे हैं। अब जितना यहां पर वजन होगा हम उतनी ही इधर फोर्स एक्सर्ट करें। ये बात अगर पुल्ली सिंगल है, अगर पुल्ली क्या है, सिंगल है। आगे मैं आपको दूसरी बात भी बताता हूं कि मैं ये क्यों कह रहा हूं। बाज़ औक़ात ये होता है कि वो पुल्ली को डबल भी कर देता है और हमें उससे क्या फ़ायदा होता है, और बाज़ औक़ात ये होता है कि पुल्ली की तादाद 3 हो जाती है, उससे हमें क्या फ़ायदा होता है। अगर पुल्ली सिंगल है, एक साइड पर वजन है, दूसरी साइड पर हम फोर्स लगा रहे हैं, तो जितना वजन होगा हम उतनी ही फोर्स लगाएंगे। अगर 10 न्यूटन का वजन है तो 10 न्यूटन फोर्स लगेगी, अगर 15 का है तो 15 न्यूटन फोर्स लगेगी। आपसे वो ये पूछता है कि ये 10 किलोग्राम का वजन है, हमें इसको उठाने के लिए कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी, आपने कहना है जी 10 न्यूटन। अगर वो कहता है कि 15 न्यूटन का वजन है तो कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी, 15 न्यूटन। लेकिन मामला उस वक्त गड़बड़ होता है, मामला उस वक्त बिगड़ता है जब वो क्या करता है, एट अ टाइम 2 पुलियां दे देता है। वो कैसे? ये जो मैंने पहली पुली आपको बताई है ये ऊपर फिक्स थी, इसको हम बोलेंगे फिक्स्ड पुली। क्या बोलेंगे? फिक्स्ड। और एक दूसरी पुली वो साथ लगा देता है जिसको हम बोलते हैं ये मूवेबल पुली। क्या ये? मूवेबल पुली। अब क्या करेगा वो, ये हमारे पास फर्ज कर लें पुली थी, इसके ऊपर ये वजन लटक रहा था, वो क्या करेगा, यहाँ पे ना एक दूसरी पुली लगा देगा और दूसरी पुली को इस तरह एक, यहाँ पे फर्ज कर लें उसने एक तीसरी पुली भी लगा दी, ठीक है, और यहाँ से इसके साथ उसने क्या किया, एक वेट को बांध दिया, और वो है हमारे पास 100 न्यूटन का। वो है हमारे पास 100 न्यूटन।
और वो हमसे ये पूछ रहा है कि इससे हम कितनी फोर्स लगाएंगे। ऐसा वो कम ही पूछता है, लेकिन ये दोनों समझाने के बाद मैं आपको वो बताऊंगा कि वो पूछता किस तरह है, लेकिन पहले ये कॉन्सेप्ट समझा। अब जितनी पुलियों की तादाद बढ़ती जाएगी उतनी फोर्स हमें यहाँ पे कम लगानी पड़ेगी। ये बात आप पहले अच्छी तरह अपने दिमाग में बिठा लें। जितनी पुलियाँ हम बढ़ाते जाएंगे फोर्स उतनी कम लगानी पड़ेगी। हमारे लिए वजन उठाने में उतनी क्या होती जाएगी, आसानी होती जाएगी। अब अगर पुल्ली है एक, पूरी की पूरी फोर्स, अगर हमने पुलियां कर दी दो, कितनी कर दी, दो कर दी, तब हमें वजन के निस्बत हाफ फोर्स लगानी पड़ेगी। कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी, हाफ। समझ रहे हैं मेरी बात को। अगर पुलियां हैं दो और वो दो की पूछ लेता है कि फर्ज कर ले ये तीसरी पुली नहीं है और ये 100 न्यूटन की फोर्स है, वो हमसे ये पूछ रहा है कि बताएं हमें यहाँ पे कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी। अगर दो है तो मैं कहूंगा कि 50 न्यूटन की फोर्स लगानी पड़ेगी, आधी फोर्स कम लगानी पड़ेगी बनिस्बत जितना हम वेट उठा रहे हैं। अगर पुलियां हो गई हैं 3, तो हम क्या करेंगे, हम 3 गुना उसकी फोर्स को मजीद कम कर देंगे। मतलब मुझे यहाँ पे 33.3 न्यूटन फोर्स लगानी पड़ेगी अगर पुलियां 3 हैं। समझ आ गई मेरी बात की। अब वो सवाल किस तरह से पूछता है, सवाल वो यूं पूछता है, वो कहता है कि जी हमारे पास, वो आपको ये एक पुली बना के देगा और उसके साथ उसने 100 न्यूटन का वजन बांधा होगा और उसके साथ उसने 3, मतलब ये शक्ल आपके पास, इसके साथ 3 पुलियां हैं। फिर दूसरी शक्ल आ जाएगी, दूसरे में आपके पास 2 पुलियां हैं, वजन यही है 100 न्यूटन। फिर आपके पास तीसरी शक्ल आ जाएगी, तीसरी में हमारे पास 1 पुली है और वजन यही 100 न्यूटन है। वो हमसे पूछेगा कि इन तीनों में से बताएं सबसे कम फोर्स हमें किस में लगानी पड़ेगी, किस में लगानी पड़ेगी, जिसमें ज्यादा पुलियां होंगी। समझ रहे हैं मेरी बात सर? इसमें फोर्स ज्यादा किस पुली पे लगता है? फोर्स ज्यादा नहीं लगती इसमें, सब पे ना बराबर लगता है। यहाँ पे हम फोर्स करते हैं एक्सर्ट, ये मूव करेगी, इसके मूव करने की वजह से ये ऊपर मूव करेगी, ठीक है। ये मूवेबल पुली है, ये कोई फिक्स नहीं हुई। ये वाली पुली क्या है, मूवेबल है। ये दोनों फिक्स है हमारे पास, इसको भी हमने बांधा हुआ है ऊपर से, इसको भी हमने लटकाया हुआ है, ये भी बंधी हुई है। लेकिन ये जो हमारे पास है ये मूवेबल। जो पुली पर हो फिक्स होती है जी, जो पुली पर हो वो फिक्स होती है। अगर एक पुली हो तो वो फिक्स है, अगर 2 हो तो हमारे पास क्या होता है, एक मूवेबल होती है, एक फिक्स होती है। और अगर 3 हो तो हमारे पास 2 फिक्स होती है, एक मूवेबल। अगर 4 हो तो फिर हमारे पास क्या होगा, 2 फिक्स होंगी, 2 ही मूवेबल होंगी। और अगर 5 हो जाती हैं फिर 3 फिक्स होंगी, 2 मूवेबल। समझ रहे मेरी बात को। अच्छा, तो अब ये तीनों पे बराबर की फोर्स एग्जर्ट हो रही है। वही 50 न्यूटन की फोर्स इधर आ रही है, वही इधर ही आएगी, वही इधर ही आएगी, वही इधर ही आएगी, ठीक है ना। हम क्योंकि फोर्स इस समत में लगा रहे हैं तो इधर से फोर्स किस तरफ लगेगी, ऊपर की जानिब। इधर से फोर्स किस तरफ लगेगी, नीचे की जानिब। इधर से फोर्स किस तरफ लगेगी, ऊपर की जानिब। फोर्स बढ़ेगी नहीं सर? नहीं, फोर्स बढ़ेगी नहीं, लेकिन यहाँ पे जब पहुंचेगी तो यहाँ पे फोर्स बढ़ेगी। यहाँ पे वजन को उठाने के लिए तो हमें कितनी फोर्स दरकार है, 100 न्यूटन। तो यहाँ पे जब आएगी फोर्स तो यहाँ पे बढ़ेगी, ठीक है ना। पहले हमारे पास जब यहां तक रहेगी तो वो इस पहली पुली तक तो वो 50 की, अगर हम हाफ की बात कर रहे हैं, सॉरी 33 की बात कर रहे हैं, यहां तक तो आएगी तो वो 33.3 ही रहेगी। लेकिन इस पुली के गुजरने के बाद यहाँ पे फोर्स कितनी हो जाएगी, 50 हो जाएगी, ठीक है। और फिर जब यहाँ पे आएगी तो फिर वो 100 न्यूटन हो जाएगी, क्योंकि हमें तो वजन उठाने के लिए कितनी फोर्स दरकार है, 100 न्यूटन। तो हमने तो 100 न्यूटन पूरी करनी है, तो वो इस तरह से हमारे पास क्या हो जाएगा, वजन ऊपर उठ जाएगा। सवाल हमारे पास इतनी गहराई वाला कोई नहीं है, आप लोगों ने इस चीज़ को नहीं देखना। वो बस हमसे ये पूछेगा कि इन 3 पुलियों में से सबसे ज़्यादा फोर्स हम किसको लगाएंगे। आपने देख लेना है, जिसको हम कम फोर्स लगाएंगे, जिसमें पुलियों की तादाद ज़्यादा होगी उसमें हमें कम फोर्स लगाना पड़ेगी, जिसमें पुलियों की तादाद कम होगी उसमें ज़्यादा फोर्स। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारे पास टार्क। क्या कॉन्सेप्ट है, टार्क। अब टार्क क्या होता है, टार्क दरअसल किसी जिस्म की गर्दिशी मूवमेंट को कहते हैं, जो वो एक दायरे के अंदर कर रहा होता है, ठीक है। उसको सर्कुलर मोशन तो नहीं कह सकते, लेकिन ये कुछ और किस्म की मूवमेंट होती है। वो इस तरह के, फ़र्ज कर लें ये मार्कर है, इस मार्कर को मैंने यहाँ पे फिक्स किया हुआ है, लेकिन ये मूव कर सकता है। क्या कर सकता है,
मूव कर सकता है। अगर मैं इसके फोर्स यहाँ पर लगा रहा हूँ, फोर्स कहाँ पे लगा रहा हूँ, यहाँ पे लगा रहा हूँ, और मूवमेंट कहाँ पे हो रही है, इस जगह पे हो रही है, तो इस किस्म की मूवमेंट को, इस जिस्म की इस खासियत को हम बोलेंगे ये टार्क है। क्या ये टार्क, ये ऐसे मूव करेगा जब ऐसे। अब देखिए मैं फोर्स कहाँ पे लगा रहा हूँ, यहाँ पे लगा रहा हूँ, और ये मूवमेंट इसकी सर्कल में कहाँ पे हो रही है, इस जगह पे। जैसे हम दरवाजे को आगे पीछे करते हैं, देखा हुआ दरवाजे को कैसे हम आगे पीछे करते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, एक नट को खोलते हैं, ये हमारे पास इस जगह पे क्या होता है, नट होता है जिसको हम खोल रहे होते हैं हम, और हम फोर्स कहाँ पे लगा रहे होते हैं, यहाँ पे लगा रहे होते हैं। फोर्स यहाँ पे लगाते हैं और इसकी मूवमेंट कहाँ पे पैदा होती है, यहाँ पे पैदा होती है। इस किस्म की मूवमेंट को, इस खासियत को हम बोलते हैं ये टार्क है। अब इसका कॉन्सेप्ट हमारी इस टेस्ट में कैसे है वो देखते हैं। आप लोगों ने एफएससी में पढ़ा होगा कि टार्क जो होता है ना, वो दो चीज़ों पे मैटर करता है। किसमें करता है, दो चीज़ों पे। मैट्रिक में भी आपने पढ़ा था। किस पे मैटर करता है, सबसे पहले तो एक तो फोर्स पे मैटर करता है, दूसरा यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो फासला होता है, जो डिस्टेंस होता है हमारे पास, इसको हम आर भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं किससे शो करूँगा, डी से करूँगा, वो इस पे भी मैटर करता है। मतलब अगर यहाँ पे हम जितनी ज्यादा फोर्स लगाएंगे उतनी ज्यादा मूवमेंट उधर पैदा होगी। दरवाजे को हम जितने जोर से आगे पीछे करेंगे उतनी ज्यादा तेजी के साथ वो आगे उधर से मूव करेगा। दूसरी चीज, जितना ज्यादा इसकी लंबाई होगी, मतलब फोर्स और जहाँ पे टार्क पैदा हो रहा है वहां जिनके दरमियान जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना ज्यादा टार्क पैदा होगा। मिसाल यूं लीजिए कि अगर आप एक चाबी के साथ, एक पाने के साथ क्या कर रहे हैं, एक नट को खोल रहे हैं और वो बिल्कुल छोटा सा है, तो ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, टार्क कम पैदा होगा। और अगर उस राड की लंबाई, उस पाने और चाबी की लंबाई बड़ी है, तो आपको थोड़ी फोर्स के साथ आप उस नट को क्या कर सकते हैं, खोल सकते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को। टार्क किन चीजों पे मैटर करता है, दो चीजों पे। एक हमारे पास फोर्स है, दूसरी हमारे पास क्या है, डिस्टेंस है। अब वो इसका ताल्लुक हमारे कैसे सवालों में आता है, इसमें सवाल हमारे पास वो कैसे पूछता है, वो कुछ इस तरह से पूछता है। वो ये कहता है कि मुझे ये बताइए कि आपके पास वो 3-4 चाबियां बना देगा, ठीक है, इस तरह से। वो पूछेगा कुछ का साइज इतना रखेगा, कुछ का साइज इतना रखेगा, और कुछ का साइज इतना रख देगा, और हमसे पूछेगा कि किस चाबी के साथ हम आसानी से नट को खोल सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने कॉमन सेंस यूज करनी है और इस कंसेप्ट का थोड़ा सा यूज करना है। तो आपने बता देना है कि जिसकी डिस्टेंस ज्यादा होगा, जिसकी लंबाई ज्यादा होगी, हम क्या करेंगे, उसको आसानी के साथ खोल सकेंगे। अब वो दूसरी बात ये कर लेता है कि क्या करता है, हमारे पास लंबाई सबकी बराबर दे देता है और यहाँ पे फोर्स चेंज कर देता है। ठीक है, तो फिर भी आपने देखना है, यहाँ पे ज्यादा फोर्स लग रही होगी, उधर ज्यादा टार्क पैदा हो रहा होगा। और अगर वो बात औकात ये कर दे कि एक हमारे पास लंबाई छोटी रख दे, लेकिन उस मतलब वो 3 चाबियां बनाता है और 3 पे ना वो यहाँ पे 100 न्यूटन की फोर्स लगाता है तीनों पे, और तीनों का साइज क्या है, बराबर है। लेकिन एक चौथी चाबी बनाता है, वो छोटी सी होती है और उस छोटी पे वो क्या कर रहा है, 100 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो फिर आपने इसको सिलेक्ट, समझ रहे मेरी बात। फिर आपने किसको सिलेक्ट करना है, इसको सिलेक्ट करना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे फोर्स ज्यादा लग रही है और डिस्टेंस से ज्यादा फोर्स मैटर करती है टार्क पे। डिस्टेंस कम मैटर करता है, फोर्स क्या करती है, ज्यादा मैटर करती है। तो हम फिर किसको सिलेक्ट करेंगे, जिस पे फोर्स वो क्या लगा रहा है, ज्यादा लगा रहा है। अगर पुलियों की बात आ जाती है तो पुली पे भी आप लोगों ने ध्यान में रखना है। अगर वो सिंगल पुली देता है और उस पे वो फोर्स लगा रहा है, हमारे पास इधर से वेट वो चेंज कर देता है हमें, मतलब सिंगल पुली पे वो हमें 30 न्यूटन का वजन उठाने को कह रहा है, और जब हमारे पास 3 पुलियां हो तो वो हमसे 150 न्यूटन का वजन उठा रहा है और पूछ रहा है कि हमें फोर्स कम किस पे लगानी पड़ेगी। तो आप लोग खुश हो कि ये ना देखें कि उस पर 3 पुलियां हैं तो उसमें तो कम लगानी पड़ेगी। इस वेट को भी आपने मद्देनजर रखना है कि वेट तो नहीं ना उसने चेंज कर दिया, वेट सेम है ना। अगर सेम है तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर आप देखें कि अगर 150 वाला है तो इसमें हमें 3 गुना कम फोर्स लगानी पड़ेगी, तो मतलब हमारे पास कितनी न्यूटन की फोर्स लगेगी, 50 न्यूटन की। और अगर ये 30 वाला है तो इसमें हमें 30 की 30 लगानी पड़ेगी, तो सबसे कम तो मेरे पास 30 वाले में आ रही है, तो आपने 30 वाले को सिलेक्ट करना।
अच्छा, इसकी भी समझ आ गई। उसके बाद हम आखिरी कॉन्सेप्ट को देखते हैं इसके, उसके बाद फिर प्रैक्टिस। आखिरी कॉन्सेप्ट है हमारे पास न्यूटन का दूसरा कानून, दैट इज F इज इक्वल टू एम ए। F इज इक्वल टू एम ए। अब इसका क्या चक्कर है? सबसे पहले तो आप ये देखें कि ये हमारे पास क्या है, फोर्स है। क्या है? फोर्स। दूसरा हमारे पास क्या है, ये मैस है। और तीसरा हमारे पास ये क्या है, एक्सीलरेशन है। क्या है? एक्सीलरेशन है। अब फोर्स का आपको पता है कि ऐसी चीज जो क्या करती है, किसी जिस्म को मोशन में लाती है या लाने की कोशिश करती है। बेशक मोशन उससे प्रोड्यूस नहीं हो रही, लेकिन एक बंदा अगर दीवार के ऊपर जोर लगा रहा है, बेशक दीवार मूव नहीं कर रही, लेकिन वो कोशिश तो कर रहा है और उसको क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है। मैस होता है किसी जिस्म का, जो मैस है आपको पता है, ठीक है, उसका जितना उसके अंदर उसका बॉडी स्ट्रक्चर होगा वो उसका क्या होगा, मैस। तीसरी चीज है हमारे पास एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का क्या चक्कर है? एक्सेलरेशन दरअसल चेंज इन वेलोसिटी को बोलते हैं। इसको बोलते हैं चेंज इन वेलोसिटी। कैसे? वेलोसिटी दरअसल हमारे पास एक खास डायरेक्शन में, अगर कोई जिस्म खास डायरेक्शन में मूव कर रहा हो तो उसको हम बोलते हैं, उसकी स्पीड को हम बोलते हैं, ये वेलोसिटी होती स्पीड ही है। लेकिन अगर कोई जिस्म बेढंगी जिस्म, मतलब कभी इधर कभी उधर कभी इधर, खास डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा, और उस वक्त जो उसकी स्पीड होगी वो स्पीड कहलाएगी। लेकिन अगर जिस्म बिल्कुल सीधा स्ट्रेट या फिर एक खास दायरे में या फिर एक खास डायरेक्शन में मूव कर रहा है और वो अपनी डायरेक्शन चेंज आउट नहीं कर रहा, उस वक्त उसकी स्पीड को हम कह देते हैं ये वेलोसिटी है। क्या है? ये वेलोसिटी है। और अगर कोई जिस्म अपनी वेलोसिटी में चेंज प्रोड्यूस कर रहा है, अपनी वेलोसिटी को चेंज कर रहा है, तो हम बोलेंगे ये उसका एक्सेलरेशन है। कैसे? अगर एक गाड़ी है वो यहां से मूव करना स्टार्ट करती है, वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी है, 0 है, और यहां से मूव करते करते वो यहां पे पहुंचती है। शुरू में उसकी स्पीड बढ़ती 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 यहां पे बढ़ती जाती है, और जब वो इस जगह पे पहुंचती है तो वो अपनी मैक्सिमम स्पीड पे होती है, और वो उसकी कितनी है, 1 किलोमीटर पर आवर। और इस 0 से लेकर 120 की स्पीड तक जाने के लिए गाड़ी ने क्या किया, अपनी वेलोसिटी को क्या किया है, चेंज किया है। अपनी स्पीड को क्या किया है, चेंज किया है। अब ये जो वेलोसिटी इसने चेंज की है, ये जो स्पीड इसने चेंज किया है, दैट इज एक्सेलरेशन। ये हमारे पास एक्सेलरेशन। समझ आ गई बात की? अब इसका हमारे टेस्ट में क्या चक्कर है, वो क्या करेगा, वो कहेगा कि एक आपके पास बॉल है, ठीक है, आपने इसको क्या किया, ऊपर की जानिब उछाला है। क्या किया है? ऊपर की जानिब उछाला है। वो यहाँ पे एक पॉइंट हमें दे देगा, ये पॉइंट हमारे पास ए है और ये पॉइंट हमारे पास क्या है, बी है। और मुझे ये बताएं कि ऊपर जाते हुए, क्या ऊपर जाते हुए गेंद की जो मूव वेलोसिटी है वो सबसे ज्यादा किस पॉइंट पर होगी, किस पर होगी, ए पर। क्यों? जब हम किसी चीज को ऊपर उछालते हैं, क्या करते हैं, ऊपर उछालते हैं, तो नीचे से एक चीज अमल कर रही होती है, दैट इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। जमीन की मकनातीसी खासियत, जमीन की ग्रेविटी उस चीज को क्या कर रही है, नीचे की जानिब खींच रही है, वो उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रही है। अब यहां से जब वो मूव करता है, फर्ज कर ले उसकी वेलोसिटी हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन जमीन क्या करती है, उसको, अब एक कार चल रही है और पीछे से कोई बंदा उसको खींच रहा है, तो क्या करेगा, उसकी स्पीड को कम ही करेगा ना। इसी तरह ये जमीन क्या करती है, जैसे जैसे ये गेंद ऊपर जाती जाती है, इसको वो ज्यादा नीचे, मतलब नीचे की तरफ खींचने लगती है, और फिर क्या होता है, इसकी वेलोसिटी कम होना स्टार्ट हो जाती है। जब ये ए पॉइंट पर पहुंचती है तो इसकी फर्ज कर लें 8 मीटर फी सेकंड स्पीड होती है, और जब ये बी पर पहुंचती है तो इसकी 4 मीटर फी सेकंड वेलोसिटी होती है, और यहां पर पहुंचने के बाद ये बिल्कुल इसकी फोर्स जो हमने लगाई होती है वो खत्म हो जाती है, और वो इस काबिल भी नहीं रहता कि वो ऊपर जा सके, और यहां पे वो कुछ लम्हे के लिए रुकता है। गेंद बिल्कुल माइनर से टाइम के लिए क्या करता है, ऊपर टॉप 3 जगह पे जाके क्या करता है, रुकता है, और वहां पर उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0। और 0 होने के बाद फिर वो नीचे की तरफ मूव करता है। अब नीचे उसको कौन मूव करवा रहा है, जमीन की ग्रेविटेशन। कौन मूव करवा रहा है, जमीन की ग्रेविटी उसको मूव करवा रही है। वो जैसे जैसे नीचे आता जाएगा उसकी स्पीड इंक्रीज होती जाएगी, और जब वो अर्थ की सरफेस पे आएगा और अर्थ पे आके गिरेगा, तब उसकी स्पीड क्या होगी, मैक्सिमम होगी।
तब उसकी स्पीड क्या होगी, वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम। अब उसने हमसे पूछा मुझे ये बताएं कि उसकी स्पीड ए पर ज्यादा है या बी पर ज्यादा है, तो आप कौन सा जवाब लगाएंगे? वो सामने बैठे। अच्छा, यहां पर इसकी स्पीड क्या होगी, मैक्सिमम होगी। और अगर हम टॉप 3 पॉइंट की बात करें तो उसकी स्पीड वहां पे क्या होगी, सबसे मिनिमम होगी, सबसे कम होगी। लेकिन ए पर इसकी पॉइंट जो स्पीड है वो दोनों तरफ से क्या है, सबसे ज्यादा है। ए पॉइंट जो पॉइंट उसने हमें दिए हैं, फर्ज कर ले वो एक पॉइंट हमें इस जगह पे दे देता है, तो गेंद जब ऊपर से नीचे आ रहा है तो उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है। क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो अगर फर्ज कर ले वो हमें ये टी पॉइंट दे देता है, तो हम कौन सा पॉइंट लगाएंगे, टी लगाएंगे, जहां पे उसकी स्पीड क्या है, सबसे ज्यादा है। और अगर वो हमसे ये पूछ लेता है कि बताएं इन 3 पॉइंट्स में से सबसे मिनिमम स्पीड उसकी किस जगह पर है, वो हमारे पास टॉप पर है। और वो अगर टॉप पे नहीं पूछता वो हमें, लेकिन वो हमें पॉइंट्स पे पूछ रहा है, तो हमारे पास वो कौन सा पॉइंट होगा, बी पॉइंट। सर नीचे भी उसी स्पीड से आएगा? नहीं बच्चे, नीचे जब जिसम आता है ना, उसकी स्पीड इंक्रीज होती जाती है, उसकी स्पीड इंक्रीज होती जाती है, क्योंकि उसके अंदर एक्सेलरेशन में चेंज आ रहा होता है। और वो चेंज कितना होता है, 9.8 मीटर फी सेकंड स्क्वायर के हिसाब से वो अपनी वेलोसिटी को चेंज कर रहा होता है। हर सेकंड में वो 9.8 के हिसाब से अपनी स्पीड बढ़ा रहा है। आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में कि जब जिस्म आजाद आना नीचे गिरता है तो उसका एक्सेलरेशन क्या होता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है। और उसकी वैल्यू उसने हमें दी हुई है, वो कितनी है, 9.8 मीटर फी सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। ये क्या है, ये एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन का क्या मतलब मैंने आपको बताया है, उसकी स्पीड में चेंज आ रहा है, वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। और अगर वेलोसिटी में चेंज आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो हर मीटर पे 1 सेकंड के अंदर हर मीटर में क्या करेगा, वो 9.8 के हिसाब से अपनी वेलोसिटी को चेंज करेगा। और अपनी उसकी वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। समझ रहे हैं मेरी बात को, ये चीज है। अब इन सारे कॉन्सेप्ट को जिनको हमने पढ़ा है, इनमें किसी भी बच्चे को कहीं पे भी थोड़ा सा टॉर्क तो बता दो, टॉर्क दोबारा बता दूं। टॉर्क जो आपके लेवल तक है ना, वो सिर्फ इतना है। अगर आपने एफएससी वाला टॉर्क समझना है तो वो मुझे बता दें, मैं पूरा टॉपिक आपको समझा देता हूँ। लेकिन जो आपके टेस्ट का लेवल है ना, वो सिर्फ 2 चीजें हैं। जब हम फोर्स ज्यादा लगाएंगे टॉर्क ज्यादा पैदा होगा, पहली बात। अच्छा। और जब इसका डिस्टेंस बढ़ेगा, जहां पे हम फोर्स लगा रहे हैं और जहां पे टॉर्क पैदा हो रहा है, उन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जब डिस्टेंस बढ़ेगा तो उस वक्त भी टॉर्क ज्यादा पैदा। बस 2 चीजें हैं। इसके अलावा आपके लेवल इस टेस्ट में टॉर्क कुछ भी नहीं है। ठीक हो गया? जी जरूर। क्लॉकवाइज डायरेक्शन हमारे पास ऐसी डायरेक्शन है, क्लॉक किसको बोलते हैं, घड़ी को, ठीक है। वाइज बोलते हैं की तरह, और डायरेक्शन होगी हमारे पास हम। अब वो कह रहा है कि जिस तरह एक घड़ी मूव करती है, अगर कोई जिस्म उस तरह से मूव कर रहा है, उस घड़ी की सुइयों की तरह मूव कर रहा है, तो उसको हम बोलते हैं ये उसकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। क्या है, ये उसकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। और अगर कोई जिस्म, ये फर्ज कर लें हमारे पास क्लॉक में सुई किस तरह मूव कर रही होती है, इस तरह मूव कर रही होती है, ये हमारे पास क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। और अगर कोई जिस्म क्या करता है, घड़ी की सुई से उलट दूसरी समत में मूव कर रहा हो, मतलब सुई तो हमारे पास इस तरह मूव कर रही थी, लेकिन ये जिस्म उससे उलट मूव कर रहा है दायरे में, तो उसको हम बोलते हैं ये इसकी एंटी क्लॉक। ये क्या है, इसकी घड़ी की सुई की जो डायरेक्शन है, जिस तरह क्लॉक मूव करता है उससे ये उलट मूव कर रहा है, तो इसलिए अब इसको क्या बोल रहे हैं, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। बस इसका इतना ही कॉन्सेप्ट है, इसके अलावा और कुछ। जी जी, वो आपको प्रेजेंटेशन में दिखाता हूँ, बहुत अच्छे से क्लियर करता हूँ कि कैसे हमारे पास वो क्लॉकवाइज वाले हर एक कंसेप्ट की मैंने एग्जांपल दी हुई है। पहले कंसेप्ट है आपके पास, फिर उसकी 2-2, 3-3 एग्जांपल हैं, और फिर एंड पे सैंपल क्वेश्चन है जहाँ पे ये सारी चीज़ें इकट्ठी हो रही हैं। तो फिर इंशाल्लाह आपको वहाँ पे अच्छी तरह क्लियर हो जाएगी। इसके अलावा इन कंसेप्ट में किसी को कोई मसला, किसी को भी नहीं कोई मसला, पक्की बात है आपको भी भाई? ठीक है, चलें प्रेजेंटेशन पे। चल गया कि नहीं? अच्छा। हाँ जी, तो आज हमने पढ़ा है मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट को, ठीक है। उसका अब हम थोड़े से सैंपल क्वेश्चन और उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा सा रिवाइज करते हैं।
सबसे पहले हमारे पास हमें ये पता होना चाहिए, मैंने आपको बताया कि ये आपके पास पहले दिन जो टेस्ट होता है ना, पहले दिन की जो एक्टिविटीज़ हैं ISSB में, उनमें होने वाली ये एक एक्टिविटी है। पहले दिन सबसे पहले आपके ये इवेंट्स होंगे कि आप एड्रेस्ड बाय डिप्टी प्रेसिडेंट आपसे एड्रेस करेंगे। फिर आपका इंटेलिजेंस टेस्ट होगा, इंक्लूडिंग बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल, उसमें वर्बल भी शामिल होंगे, नॉन वर्बल भी शामिल होंगे। फिर आपका मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, और फिर इन दोनों का रिज़ल्ट आ जाएगा। क्या आएगा? इन दोनों का रिज़ल्ट आ जाएगा। और फिर क्या करेंगे, अब पहले जो होता था वो ये होता था कि हमारे पास उनको स्क्रीन आउट कर दिया जाता था कैंडिडेट्स को जो पास करते थे, और उसके बाद फिर बाकी जो उसी दिन में होते थे वो एक पर्सनैलिटी टेस्ट होता था आपका, और एक अभी होता है, और दूसरा हमारे पास स्टोरी राइटिंग। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले मैंने आपको कुछ कॉन्सेप्ट दिखाए, वो यही हैं। एक हमारे पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, दूसरी एंटी क्लॉकवाइज, फिर मिरर है, उसके बाद वाटर इमेज है, फिर लीवर बैलेंस है, और पुली है, टॉर्क है, और हमारे पास FA = MA रिलेशन। ये हमारे पास क्लॉक है, और इस क्लॉक की डायरेक्शन को आप देख लें, जिस तरह एक घड़ी मूव कर रही होती है, ये तीर की डायरेक्शन को आप देखें तो वो ये हमें ये बता रही है कि क्लॉक वाइज डायरेक्शन किस तरह से होती है। जिस तरह एक वॉच मूव करती है, उसकी सेकंड वाली या दूसरी जो हमारे पास मिनट हैंड होती है वो जिस तरह मूव करती है, उसको हम बोलते हैं ये हमारे पास क्लॉक वाइज डायरेक्शन है। दूसरी हमारे पास ये एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन है। इसको देखें तो ये तीर किस जाने मूव कर रहा है, क्लॉक की घड़ी की समत के बिल्कुल मुखालिफ समत में जा रहा है, तो इसको हम बोलते हैं ये हमारे पास है एंटी क्लॉक वाइज। अब इसके सवाल हमारे मैकेनिकल एप्टीट्यूड में किस तरह से आते हैं वो देखें जी। वो कह रहा है कि विच वे डज व्हील X मूव। हमारे पास जो व्हील X है वो किस तरह मूव करेगा, जबकि जिसके साथ उसने तीर बनाया हुआ है वो ऊपर की जाने मूव कर रहा है, मतलब उसकी कौन सी डायरेक्शन है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। कौन सी है जी? एंटी क्लॉकवाइज। अगर वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो उसके साथ जो बेल्ट बंधा हुआ है दूसरे व्हील का वो किस जाने मूव करेगा? वो भी एंटी क्लॉकवाइज। अगर वो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो जो नीचे X व्हील है वो किस तरह मूव करेगा? वो भी एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा। इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन आते हैं। वो कुछ गियर बना देता है, गियर में भी वो कुछ इस तरह सवाल पूछता है, दो गियर दूसरे के साथ मिले हुए होंगे, एक क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो वो पूछेगा कि दूसरा किस तरह मूव करेगा। अभी आपके पास सवाल आएंगे, आप देखेंगे। ये हमारे पास मिरर इमेज है। मिरर इमेज में तमाम अल्फ़ाबेट्स आप लोगों के सामने हैं। मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है कि कैसे जो हमारे पास अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो क्या होती हैं, चेंज आउट होते हैं। ए को देखें कैसे चेंज हो रहा है, B C D सारे उसी तरह जो मैंने आपको लेफ़्ट टू राइट जैसे हम किताब का वर्क उलटते हैं उसी तरह ये क्या हो रहे हैं, हमारे पास चेंज आउट हो रहे हैं। उसके बाद हमारे पास है वाटर इमेज। अब वाटर इमेज में देखें तो वो ऊपर से नीचे वाला कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल वाज़ेह आपके पास कि तमाम अल्फ़ाबेट्स क्या हो रहे हैं, इसी तरह से चेंज आउट हो रहे हैं, और उनमें कुछ सेम भी रहे हैं, जैसे H है हमारे पास, I है हमारे पास, उसके बाद है जी O, उसके बाद हमारे पास है बस यही है। ठीक है, तो कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे पास सेम टू सेम रहते हैं। E भी हमारे पास उसी तरह ही है, D भी उसी तरह ही है, C भी उसी तरह ही है। ठीक है ना, ये वाटर इमेज में क्या है, एज इट है जैसे ऊपर थे। अब इनके कैसे सवाल आते हैं हमारे पास मिरर इमेज और वाटर इमेज के। वो कह रहा है कि विच पिक्चर शोज हाउ अ क्लॉक लुक्स व्हेन सीन इज इन मिरर। जब हम क्या करते हैं, सीन करते हैं एक क्लॉक को मिरर के अंदर, तो हमें क्लॉक कैसा नजर आता है, वो दरअसल हमसे ये पूछ रहा है। तो वो हमें कैसा नजर आएगा, बी की तरफ देख लें। अगर हम बी में देखें तो हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट बनता है, बी वाला नहीं बनेगा बच्चे, आपके पास सी बनेगा। क्यों? क्योंकि अगर हम इसको असल क्लॉक को हम क्या करें, चेंज आउट करें, तो हमारे पास 9 इधर आ जाएगा और 3 इधर आ जाएगा। ठीक है ना, तो हमारे पास कौन सा बन रहा है, सी बन रहा है। समझ आ गई है कैसे सी बन रहा है? यस सर। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास लीवर बैलेंस। अब लीवर बैलेंस में देखें तो मैंने जो आपको फार्मूला बताया D1 W1 = D2 W2। अब हमारे पास वो उसने D1 भी दिया हुआ है, डिस्टेंस 1 डिस्टेंस 2 भी दिया हुआ है, फिर हमारे पास वेट 1 है और वेट 2 भी है, और इस तरह से ये हमारे पास इसका फार्मूला है। मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया है, और सवाल हमारे पास इस तरह से आता है। कैसे? ये दरमियान में हमारे पास एक रॉड रखा हुआ है, उस पे ऊपर एक साइड पे 50 किलोग्राम का वजन है, दूसरे साइड पे कितना है, 120 का है, और जो हमारे पास 120 जाने वाले का डिस्टेंस है वो हमारे पास 5 मीटर है, और दूसरे का उस डिस्टेंस ने हमसे क्या किया है, पूछा हुआ है।
तो हमने क्या किया, W1 D1 इज इक्वल टू W2 D2। अब W1 हमारे पास क्या है 120, तो हमने 120 की जगह W1 की जगह पे 120 लिखा, और D1 हमारे पास कितना है 5, तो हमने D1 की जगह पे क्या लिखा 5, और वो बराबर है किसके 50, मतलब हमारे पास W2 कितना है 50 और D2 हमने क्या करना है फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे, जब 120 5 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 600 जवाब आएगा 600, और ये हमारे पास किसके बराबर है 50 मल्टीप्लाई बाय x। अब ये जो 50 है ये बराबर की दूसरी साइड पर 600 के साथ क्या होगा जाके डिवाइड हो जाएगा, और इस तरह से हमारे पास क्या जवाब आ जाएगा D2 का, हमारे पास क्या जवाब आ रहा है 12। मतलब कितने फासले पर हम उसको रखेंगे, 12 मीटर के फासले पर रखा हुआ है। कौन सा वजन, 50 मीटर वाला, 50 किलोग्राम वाला वजन। उसके बाद ये हमारे पास पुली वाला कॉन्सेप्ट है। अब मैंने आपको बताया है कि क्या चक्कर होता है कि अगर हमारे पास एक पुली दी गई हो तो जितना वज़न होगा उतनी ही हमें क्या करनी पड़ेगी, फोर्स लगानी पड़ेगी। नतीजा आप लोग खुद देख रहे हैं कि हमारे पास 10 किलोग्राम का वज़न है तो दूसरी जानिब हम फोर्स कितनी लगा रहे हैं 10 किलोग्राम। और अगर हम देखें दूसरी पुली में, उसको हम कंपाउंड पुली बोलते हैं। जब अगर सिंपल पुली हो तो उसमें सिर्फ एक पुली होती है, लेकिन जब उसकी तादाद 2 या 2 से ज़्यादा हो जाए, या 2 हो या 3 हो या 4 हो, इनमें से अगर हो तो हम उसको बोलते हैं ये हमारे पास कौन सी पुली है, कंपाउंड पुली है। इसमें हमारे पास एक फिक्स पुली है और दूसरी कौन सी है, मूवेबल है। दूसरी कौन सी है, मूवेबल है, जिसको हमने वेट के साथ बांधा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, जब फोर्स लगाएंगे तो वो वेट के साथ साथ ही मूव करेगी, और 10 न्यूटन का वजन था तो हम फोर्स कितनी लगा रहे हैं 5 न्यूटन की। कितनी लगा रहे हैं 5 न्यूटन की, मतलब फोर्स कितनी हो गई है, हाफ हो गई है हमारे पास। अब ये हमारे पास टार्क है, देख रहे हैं फोर्स हम लगा रहे हैं जहाँ पे वो ब्लू कलर का तीर हमारे पास है, और ये इसकी टार्क कहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है हमारे पास, जहाँ पे वो फिक्स हुआ है। उसकी गर्दिशी असर कहाँ पे पैदा हो रहा है, जहाँ पे वो फिक्स हुआ है। अब ये इसका फार्मूला हमारे पास होता है R मल्टीप्लाई बाय F। R हमारे पास दरअसल जहाँ पे वो मूव कर रहा है उस जगह और जहाँ पे हम फोर्स लगा रहे हैं उस जगह, इन दोनों का डिस्टेंस है हमारे पास, और फोर्स हमको पता है जो हम फोर्स लगा रहे हैं। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद ये देखें, ये भी मैंने वही कहा है, इंट्रोडक्शन टू टार्क। जहाँ पे हम फोर्स ज़्यादा लगाएंगे उतना ज़्यादा टार्क पैदा होगा, और अगर जो R है, R की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा टार्क प्रोड्यूस होगा। ये उसके बाद है हमारे पास F इज इक्वल टू ma, और इसका मैंने आपको समझा दिया है कि फोर्स क्या होती है, मैस क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है। अब आ जाते हैं हमारे पास सैम्पल क्वेश्चन। सैम्पल क्वेश्चन में बारी बारी आप में से एक एक बच्चा खड़ा होगा और इस क्वेश्चन को रीड आउट करेगा, इसका जवाब बताएगा और चुप करके बैठ जाएगा। सबसे पहले फ्रंट वाले भाई खड़े होंगे और इसको रीड आउट करेंगे। चले शाबाश, क्वेश्चन भी पढ़ना है और उसका जवाब भी बताना। ऊंची आवाज में बच्चे, ऊंची आवाज में, ये तो कोई हालत नहीं है, ऊंची आवाज में। Which pair of सक्सेसर will be more hard to use? वो कह रहा है कि कौन सी कैंची, पेयर ऑफ सक्सेसर दरअसल कहते हैं कैंची को। कैंची का जो एक होता है ना काटने वाला, उसको एक सक्सेसर बोलते हैं। जब ये 2 होते हैं उसको हम पेयर ऑफ सक्सेसर बोलते हैं। वो कह रहा है कि किस कैंची के साथ हम मुश्किल से किसी चीज़ को काटेंगे, वो कौन सी है हमारे पास। कॉमन सेंस है, कोई लॉजिक नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इसके पीछे। कौन सी है बच्चे, देखें ना, ए है, बी है, डी है और सी है। तो सी में देखें उसने बिल्कुल साथ साथ रखी हुई हैं, तो उसको हमें पकड़ने में और उसको मूव करने में मुश्किल होगी। तो इसका मतलब है वो हमारे पास सी क्या होगी, ज़्यादा मुश्किल से हम उसको यूज़ करेंगे। बाकी तो हम आसानी के साथ यूज़ कर सकते हैं। समझ आ रहा है? बैठ जाओ, अगला खड़ा हो जाए। बच्चे आप खड़े जी। ब्रेकिंग आ कंक्रीट, एक पत्थर को तोड़ने के लिए हमारे पास कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा सूटेबल है, कौन सा थोड़ा? बिल्कुल 2। क्यों? क्योंकि उसका आगे वेट ज़्यादा है, उसके ऊपर जोर ज़्यादा लगेगा, मतलब वो बहुत ज़्यादा फोर्स के साथ पत्थर को तोड़ने के लिए इस्तेमाल होगा। तो ये हमारे पास क्या आएगा, एक जवाब 2। नेक्स्ट बच्चे आप खड़े। वो ये कह रहा है कि हमारे पास एक सर्किट है, क्या है, एक सर्किट है, और हमने क्या करना है, एक बल्ब को जलाना है। क्या करना है, एक बल्ब को जलाना है,
तो कम अज़ कम हमें कितने ज़्यादा स्विच को क्लोज करना पड़ेगा, कितने स्विच लगाने पड़ेंगे, कितने सर्किट जोड़ने पड़ेंगे कि हमारे पास एक बल्ब जल जाए। फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है, तो बताएं कितने जोड़ने पड़ेंगे? दो। वो कैसे? बिल्कुल, वो जो हमारे पास बल्ब की दूसरी साइड पे लगी हुई है दरअसल वो बैटरी है, ठीक है ना। तो हम कोई से भी दो स्विच को अगर जोड़ दें तो हमारे पास बल्ब जल जाएगा। समझ आ गई बात की? क्योंकि हमने सर्किट को मुकम्मल करना है, पॉजिटिव साइड से भी और नेगेटिव साइड से भी। और अगर हम ऊपर वाला स्विच नहीं क्लोज करते, नीचे वाले में से कोई क्लोज कर देते हैं, तो नेगेटिव साइड से तो चार्ज बल्ब तक पहुंचेगा लेकिन पॉजिटिव साइड से नहीं पहुंच सकेगा। तो हमने पॉजिटिव साइड से भी क्या करना है, सर्किट को क्लोज करना है। तो कम अज कम हमें कितने स्विच क्लोज करने पड़ेंगे? 2। उसके बाद ये है जी, विच रॉक विल गेट वार्मर इन द सन। बैठ जाओ, नेक्स्ट खड़े हो जाए। वो कह रहा है कि ये दोनों पत्थर हैं और दोनों सूरज की रोशनी में पड़े हुए हैं, तो बताएं कि कौन सा पत्थर सबसे पहले गर्म होगा? वो कैसे? रीजन क्या करता है? बताता हूँ आपको, नीचे बैठे। होता कुछ यूं है कि जो हमारे पास वाइट कलर होता है वो सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट कर देता है। क्या करता है? रिफ्लेक्ट कर देता है। और जो हमारे पास ब्लैक कलर होता है वो सूरज की रोशनी को एब्जॉर्ब कर लेता है। जितनी रोशनी उसके पास आती है वो सारी की सारी क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। हकीकत कुछ यूँ होती है हमारे पास। आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बता दूँ, हम किसी जिस्म का जो रंग देख रहे होते हैं ना, दरअसल वो कलर होता है, सूरज की रोशनी जो हमारे पास आ रही होती है उसमें 7 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं? 7। अगर कोई जिस्म हमें नीला दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो बाकी सारे रंग तो एब्जॉर्ब कर रहा है लेकिन नीले वाले को रिफ्लेक्ट कर रहा है। नीले वाले को क्या कर रहा है? रिफ्लेक्ट कर रहा है। इस वजह से वो हमें नीला दिखाई दे रहा है। अगर कोई जिस्म हमें सुर्ख दिखाई देता है तो इसका मतलब ये है कि जो 7 रंग की रोशनी उसके ऊपर पड़ रही है उसमें से वो क्या कर रहा है, बाकी सारे तो वो अब्जॉर्ब कर रहा है लेकिन सुर्ख वाले को वो क्या कर रहा है? रिफ्लेक्ट कर रहा है। और अगर कोई जिस्म हमें व्हाइट दिखाई देता है तो इसका मतलब यह है कि वो तमाम तरह के जो रंग हैं उन सबको रिफ्लेक्ट कर रहा है, कोई भी नहीं अब्जॉर्ब कर रहा। और जो जिस्म हमें ब्लैक दिखाई देता है उसका मतलब वो सारे के सारे अब्जॉर्ब कर रहे हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो अब जो सारे के सारे अब्जॉर्ब करेगा वो जल्दी ज़्यादा हीट में आ जाएगा, वो बहुत जल्दी वार्म हो जाएगा। इस वजह से ब्लैक कलर जो होता है वो बहुत जल्दी वार्म हो जाता है और वाइट कलर जो होता है वो बहुत जल्दी गर्म नहीं होता। उसमें गर्मी भी बंदे को कम लगती है अगर जिसने सफ़ेद कलर के कपड़े पहने जी। ये हमारे पास ए और बी 2 ट्रक हैं। तीसरा बच्चा खड़ा हो जाए, लास्ट वाला, इसको पढ़ें और उसका जवाब बताएं। If both trucks hit a wall with the same speed, which truck would do the more damage to the wall? जी, वो कह रहा है कि ये 2 ट्रक हैं और दोनों सेम स्पीड के साथ एक दीवार के साथ जाके टकराते हैं। फुल स्पीड, जिस तरह की दोनों की बराबर स्पीड है। बताएं दोनों में से ज़्यादा नुकसान दीवार को कौन पहुंचाएगा, ए या बी? सर। वो कैसे? तो उसको पर वेट भी ज़्यादा है ना सर? जी, ये दरअसल हमारे पास यहाँ पे पैदा होगा मोमेंटम। बैठ जाओ बच्चे, मोमेंटम पैदा होगा। क्या होगा? मोमेंटम। अब मोमेंटम जो होता है ना वो 2 चीज़ों पे मैटर करता है। एक होता है हमारे पास मैस और दूसरा होती है फोर्स, ठीक है। अब फोर्स यहाँ पे दरअसल इन दोनों की वेलोसिटी थी, इन दोनों की स्पीड थी, वो तो उसने हमें कहा है कि वो सेम है। लेकिन मैस जो है वो ऊपर वाले का ज़्यादा है और नीचे वाले का क्या है? कम है। तो ऊपर वाला ज़्यादा मैस होने की वजह से ज़्यादा मोमेंटम पैदा करेगा और जो नीचे वाला है वो कम फोर्स होने की वजह से, कम मैस होने की वजह से क्या करेगा? कम मोमेंटम पैदा करेगा। समझ आ गई इसकी? ये आ गया जी आपके पास गियर वाले सवाल। वो कह रहा है कि इफ़ ए, बच्चा खड़े हो जाए फ्रंट वाले, इफ़ व्हील ए मूव्स क्लॉकवाइज एट स्पीड एक्स, हाउ डज व्हील बी मूव? वो कह रहा है कि जो हमारे पास ए व्हील है वो मूव कर रहा है क्लॉकवाइज। कैसे मूव कर रहा है? क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। तो मुझे ये बताएं जो हमारे पास बी व्हील है वो कैसे मूव करेगा? अब है जी आपके पास क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का असल सवाल। जी करें सॉल्व, सब करें इसको। एंटी क्लॉकवाइज मूव करें। क्या करेगा? एंटी क्लॉकवाइज। बाकी भी देखे ना। क्लॉकवाइज करेगा। दोबारा देखें, एंटी क्लॉकवाइज वाले दोबारा देखें और ये भी देखें कि उसने बेल्ट उलट लगाए हुए हैं ए और दूसरे गियर के दरमियान।
समझ आई है कि नहीं आई? मतलब अगर ए वाला जो है वो हमारे पास क्लॉक वाइज मूव करता है तो उससे जो नेक्स्ट है वो हमारे पास क्या करेगा, एंटी क्लॉक वाइज मूव करेगा, क्योंकि बेल्ट उसने उलट लगाया हुआ है। और अगर वो एंटी क्लॉक वाइज है तो छोटा भी एंटी क्लॉक वाइज, और अगर वो एंटी क्लॉक वाइज है तो उससे अगला भी एंटी क्लॉक वाइज। अगर अगला एंटी क्लॉक वाइज है तो उसने बी के साथ उलट बेल्ट लगाया हुआ है तो बी क्या करेगा, क्लॉक वाइज मूव करेगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? और आइए समझिए, कोई नहीं आई? परेशान हो गए हो? बैठ जाओ। नेक्स्ट बच्चे, इतना मुश्किल सवाल आज तक मैंने नहीं देखा। वो कह रहा है कि विच बॉय इज बेयरिंग मोर लोड, कौन सा लड़का जो है वो ज्यादा वजन उठा के खड़ा है, कौन ज्यादा अजाब पे चढ़ा हुआ है और कौन आराम से खड़ा हुआ है? वो कैसे? हाँ, ये लीवर बैलेंस में भी यही कंसेप्ट है। जितना कोई जिस्म मतलब करीब होगा ना उतनी ज्यादा फोर्स एक्सर्ट करनी पड़ेगी, और जितना दूर होगा उतनी कम फोर्स एक्सर्ट करनी पड़ेगी। बैठ जाए शाबाश। वो कह रहा है इफ़ गियर्स आर कनेक्टेड बाय चेन और बेल्ट देन दे मूव। अगर ये जो हमारे पास चेन और बेल्ट के साथ गियर लगाए जाते हैं वो क्या करते हैं, वो सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं या अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं? सेम डायरेक्शन। बस इतनी सी बात। इतने कितना मुश्किल है हमारे पास मैकेनिकल एप्टीट्यूड? मुश्किल है ना? शर्म तो नहीं आ रही? अच्छा ये बताएं, खड़े हो जाए। नेक्स्ट वो कह रहा है कि हु ऑफ देम कैरी मोर लोड, किसने ज्यादा वजन उठाया हुआ है? आपको ये कैसे पता चल रहा है कि ये लड़का है या लड़की है? यहाँ पे आप कौन सा कंसेप्ट यूज कर रहे हैं? कौन सा? खुदा के बंदे कॉमन सेंस यूज कर रहे हो यहाँ पे। आपको कैसे पता चल रहा है कि ये लड़की है? कॉमन सेंस बता रही है ना कि या मैंने कोई फिजिक्स का असूल बताया है यहाँ पे? नहीं ना? तो ये हमारे पास क्या है, कॉमन सेंस। बैठ जाइए शाबाश जी। ये सवाल आप सब लोग हल करेंगे, सभी नीचे बैठे। सवाल ये है कि विच 3 ropes सपोर्टिंग द हॉरिजॉन्टल बार कैन बी रिमूव्ड विदाउट लोड कमिंग डाउन। हमने लोड को ज़मीन पे नहीं गिराना, लोड को क्या करना है, ज़मीन पे नहीं गिरने देना, और हमने 3 रस्सियाँ खोलनी भी हैं। तो हम ऐसी कौन सी 3 सी रस्सियाँ खोलें कि लोड भी ज़मीन पर ना गिरे और रस्सियाँ भी 3 हों? ए बी सी डी। कौन सी? बी सी डी। अच्छा, एक और भी इसका जवाब है, वो भी बता दो। बाकी भी देखें ना आप। डी ऑप्शन है बी सी डी और डी सी डी। वो तो मैंने आप खुद बता दिया, आपको राह दिखा दिया है कि ठीक है ना। अब बी सी डी को अगर हम रिमूव कर देंगे तो क्या होगा, ए जो है वो उसको बेयर करेगा, ए उसको नीचे नहीं गिरने देगा। और अगर हम क्या करते हैं, ए बी और डी को भी रिमूव कर देते हैं तो सी क्या करेगा, उसको नीचे नहीं गिरने देगा। ठीक हो गया जी। हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट होता है बैंकिंग ऑफ रोड। क्या है बैंकिंग ऑफ रोड? वो कुछ इस तरह है कि जब गाड़ी चलते चलते रोड के ऊपर मोड़ लेती है, अपना डायरेक्शन चेंज करती है, तो क्या होता है, हम रोड को क्या करते हैं, एक जानिब से थोड़ा ऊंचा कर देते हैं और दूसरी जानिब से थोड़ा झुकाव डाल देते हैं उस पर। क्या करते हैं, एक जानिब से उसको थोड़ा ऊंचा कर देते हैं और दूसरी जानिब उस पर हम झुकाव डाल देते हैं। उसकी क्या वजह है? दैट इज़ अनर्शिया। क्या वजह है उसकी? अनर्शिया। अनर्शिया क्या होता है? अनर्शिया दरअसल हमारे पास किसी जिस्म की वो खासियत है जिसमें वो अपनी तब्दीली के ख़िलाफ़, अपने चेंज के ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस पैदा करता है, रुकावट पैदा करता है। क्या मतलब है मेरा? मेरे कहने का ये मतलब है कि अगर एक जिस्म रेस्ट में है तो वो चाहता है कि वो हमेशा रेस्ट में रहे, और अगर एक जिस्म मूव कर रहा है तो वो चाहता है कि वो हमेशा मूव करता रहे। ठीक है। अब मिसाल यूं लीजिए कि आप बस में सफ़र कर रहे हैं, अचानक बस ड्राइवर ने ब्रेक लगाई और आप क्या करते हैं, झटके के साथ आगे की तरफ मूव करते हैं। वो क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी ये चाहती है कि जिस तरह गाड़ी पहले मूव कर रही थी उसी तरह मूव करे, लेकिन जब ब्रेक लगती है तो आपकी तब्दीली के खिलाफ वहां पे क्या पैदा हो रही है, तब्दीली पैदा हो रही है, और आपकी बॉडी क्या करती है, तब्दीली के खिलाफ रुकावट पैदा करती है, और रुकावट के नतीजे में आपकी बॉडी आगे की तरह मूव करती है। वो चाहती है कि उसी तरह वो जिस तरह पहले मूव कर रही थी उस तरह मूव करे। अब जब हम रोड को देखते हैं तो क्या होता है, जब एक गाड़ी मोड़ लेती है तो बस का जो झुकाव होता है वो दूसरी साइड पर हो जाता है। वो चाहती है कि जिस तरह वो पहले सीधी डायरेक्शन में मूव कर रही थी वो उसी तरह मूव करे।
क्या करे, वो उसी तरह मूव करे। और उसके अंदर बैठे हुए जो मुसाफिर होते हैं वो जिस समत में हमारे पास गाड़ी मोड़ लेती है वो उसके दूसरी समत में झुक जाते हैं। ये नोट किया आप लोगों ने? जब आप बस में सफर कर रहे होते हैं तो बस जब मुड़ती है तो मुसाफिर उसकी दूसरी समत में झुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो बस पहले उसी डायरेक्शन में मूव कर रही थी और इनर्शिया क्या कर रहा है, मुसाफिरों को मजबूर कर रहा है कि वो उसी डायरेक्शन में मूव करें, और उनकी बॉडी अपनी तब्दीली के खिलाफ क्या पैदा कर रही है, रुकावट पैदा कर रही है। तो अब यहाँ पे खदशा पैदा हो जाता है अगर हम रोड को बिल्कुल सीधा रखते हैं तो मोड़ के दरमियान। क्यों? क्योंकि जब हम मोड़ लेते हैं तो अगर रोड बिल्कुल सीधा होता तो मुसाफिर तो एक जानिब झुक जाते हैं, तो इससे खदशा पैदा हो जाता था कि गाड़ी कहीं उलट ना जाए। क्योंकि यकदम जब सारे मुसाफिर क्या करेंगे, उसी डायरेक्शन में झुकेंगे, तो खदशा था कि क्या होगा, अगर कोई लोडर ट्राली थी तो उसमें भी ये खदशा होता है कि वो सारा का सारा लोड क्या करेगा, उस जानिब पे फोर्स एक्सर्ट करेगा, और खदशा था कि कहीं वो उलट ना जाए। तो इस खदशे से बचने के लिए क्या किया इंजीनियर ने, उन्होंने उस साइड को थोड़ा ऊपर कर दिया और दूसरी साइड को नीचे कर दिया। अब जब गाड़ी मोड़ लेती है तो मोड़ने ऊपर और नीचे की वजह से वो गाड़ी पहले ही दूसरी साइड पे फोर्स लगा रही होती है। क्या कर रही होती है? वो पहले ही दूसरी साइड पे फोर्स लगा रही होती है, और जब अगर मुसाफिर झुके भी सही तो वो उस फोर्स को नहीं तोड़ सकते जो हमने रोड को ऊपर और नीचे करके बनाई हुई होती है। तो इस वजह से अब आप लोगों को ये कैसे पता चलेगा कि कौन सी साइड हमने ऊंची रखनी है और कौन सी साइड नीचे रखनी है? तो जिस तरफ गाड़ी मुड़ रही होगी वो साइड हम नीचे रखेंगे और उसकी दूसरी साइड जो होगी वो थोड़ी ऊपर होगी। समझ रहे हैं मेरी बात को? ये चीज़ है। अब मुझे वो बताएं, वो कह रहा है कि कौन सी रोड जो है, रोड की कौन सी साइड ऊपर होगी और कौन सी साइड नीचे होगी अगर गाड़ी A to D मूव कर रही है? B ऊपर होगा और C नीचे होगी। और अगर D to A मूव कर रही है फिर भी उसी तरह होगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? जी आगे ये है हमारे पास, विच को हाउ विल बी डिफ़िकल्ट टू सी फ्रॉम एन एरोप्लेन। एक जहाज़ से हमें कौन सी गाय मुश्किल से नज़र आती है? तो ये 2-3 क्वेश्चन कभी कभार आ जाते हैं हमारे पास एरोप्लेन वाले। तो आपने ये जहन में रखना है कि जब हम ऊपर से किसी चीज़ को नीचे देखते हैं तो जो डार्क कलर होता है ना हमारे पास, ब्लैक कलर, वो मुश्किल से नज़र आता है। क्या आता है? मुश्किल से नज़र आता है। तो यहाँ पर जो हमें मुश्किल से नज़र आएगी वो कौन सी होगी? सी होगी। अगर वो गाय के अलावा कोई और चीज़ भी यहाँ पे रख देता है, कोई रॉक या कोई और बॉडी यहाँ पे रख देता है, तो आपने कलर को देखना है। जिसका कलर ज़्यादा गहरा होगा, डार्क होगा, वो क्या होगा? हमें मुश्किल नज़र आएगा। ठीक हो गया जी? वो कह रहा है कि विच स्लाइड ऑफरिंग द लीस्ट रेजिस्टेंस टू वेट। ये वेट हमने रखा है और वो ये वेट क्या कर रहा है? ऊपर से नीचे की जानिब सिरक रहा है, मूव कर रहा है। वो कहता है कि कौन सा जो हमारे पास ऐसी स्लाइड है जो सबसे कम रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगी इस बॉडी को? कौन सी है वो हमारे पास? बी है। दोबारा देखें इसको। बी की तरफ कितने वोट हो गए हैं? 2 हो गए हैं। किस तरफ भी? आप भी बी कहते हैं? हाँ भाई, आप भी बी कहते हैं? फ्रंट वाले आप भी? अब तो सारे बी की तरफ आ गए हैं। पहले सी ने क्या मिठाई दिखाई थी जी? वो कह रहा है कि विच रोप इज बेस्ट एंड इजीएस्ट टू पुल ओवर द मैस। ये मैस है, फर्द कर लें, ईंटों वाला भट्ठा है ये, और हमने 3 रस्सियां बांधी हुई हैं, एक सबसे नीचे, एक दरमियान में और एक सबसे ऊपर, और हमने उस भट्ठे को गिराना है। तो किसके साथ किस रस्सी को हम खींचे कि वो आसानी से गिर जाए? पक्की बात है? कौन सा कंसेप्ट यूज किया? रॉकेट साइंस कौन सी लगाई है? कौन सा न्यूटन का कानून यूज किया? कौन सा? कॉमन सेंस। कौन सा? कॉमन सेंस जी। अब आ जाते हैं यहाँ पे। वो कह रहा है कि अगर हम स्विच ए को क्लोज कर देते हैं, क्या करते हैं? स्विच ए को क्लोज करते हैं तो हमारे पास कौन कौन से बल्ब जलेंगे? बताइएगा ज़रा। अगर हम स्विच ए को क्लोज करते हैं तो हमारे पास कौन कौन से बल्ब जल जाएंगे? 5, 6 नहीं, ये दरमियान में लगा हुआ है ना डॉट, इसका मतलब ये है कि ये रजिस्टर है। ये ना करंट को ऊपर जाने दे रहा है, ना नीचे ऊपर वाले करंट को नीचे आने दे रहा है। 5 and 6। शाबाश, समझ आ गई कैसे? बताने की ज़रूरत तो नहीं है ना? माशाल्लाह बड़े सारे हैं, पता चल गया होगा।
उसके बाद है हमारे पास विच डाइवर फील्स द ग्रेटेस्ट अंडर वाटर प्रेशर। वो कह रहा है कि जो डाइवर होता है, गोताखोर होता है, उसने समुंदर में या किसी पानी में गोते लगाए हैं, 3 तादाद में है वो कह रहा है कि कौन सबसे ज़्यादा प्रेशर फील करेगा, सबसे नीचे वाला, दरमियान वाला या सबसे ऊपर वाला? सबसे नीचे वाला मेरे भाई, सबसे नीचे वाला। क्योंकि मुझे ये बताएं कि जो सबसे ऊपर वाला है उसके ऊपर फर्ज कर लें 10 लीटर पानी है, और जो नीचे वाला है वो कितने पानी को फोर्स कर रहा है? 20 को। और जो उससे नीचे वाला है उसके ऊपर कितना पानी है? 30। तो कौन ज़्यादा प्रेशर फील करेगा? नीचे वाला करेगा जी। वो कह रहा है कि वाटर डिस्चार्ज्ड साइमल्टेनियसली फ्रॉम 4 होल्स। ये हमारे पास 4 सुराख हैं, इनमें से पानी क्या कर रहा है? निकल रहा है। वो कह रहा है कि कंटेनर लाइंग ओवर अ पिलर, एक पिलर के ऊपर हमने कंटेनर को रखा हुआ है, और उससे क्या हो रहा है कि 4 किस्म के पानी, 4 सुराखों से पानी क्या कर रहा है? निकल रहा है। वो कहता है कि विच स्ट्रीक ऑफ वाटर, किस सुराख में से पानी की जो धार है, विल लाइंग फारदेस्ट, मतलब जो सबसे ज़्यादा किसकी मूव करेगी? वो कह रहा है कि इफ़ नो स्ट्रीक इज़ इंटरफेयरिंग विच ईच अदर, जबकि कोई भी एक दूसरे के साथ इंटरफेयर नहीं कर रही, एक दूसरे को हमारे पास वो कुछ भी तंग शंग नहीं कर रही, तो कौन सी स्ट्रीक सबसे ज़्यादा आगे जाएगी? क्यों ज़्यादा जाएगी? वो पिछला कॉन्सेप्ट है आपके पास। क्यों? क्योंकि डी के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रेशर है, समझ रहे मेरी बात को, और ए के ऊपर सबसे कम है। मतलब डी की सबसे ज़्यादा, सी की उससे कम, बी की उससे कम, और सबसे कम किसकी है? ए की है। चलें जी, ये आप लोग पढ़ लें, और इसके बाद अगर किसी बच्चे का कोई सवाल है तो वो मुझसे पूछें, जल्दी करें, शाबाश। कोई सवाल, कोई क्वेश्चन, कोई डाउट, मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है तो पूछें, शाबाश, जल्दी करें। कितने एमसीक्यू होते हैं? सर ये नोट्स में कैसे देखते? जी ज़रूर देखते हैं, नोट्स वाले भी देखते हैं। उसके अलावा यहाँ पे जो मैंने अब समझाया, इसमें से कोई कन्फ्यूजन है? ये क्लियर है बच्चे? इसके ना 50 क्वेश्चन होते हैं और आपके पास 20 मिनट्स होते हैं सॉल्व करने के लिए। नोट्स में कैसे समझा? जी नोट्स वाले समझाऊंगा मेरे भाई, ज़रूर समझाऊंगा।